आइए सुनते हैं साहित्यिक कहानियां जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। आज की कहानी है आगे पीछे। यहाँ के लोग अच्छे स्वभाव के हैं ना, लेकिन आश्चर्य होता है कि ये लोग इस तरह खून खराबा ऐसे करते हैं जैसे ये बाएं हाथ का खेल हो। इस तरह की क्रिमिनल साइकोलॉजी, अपराध की मानसिकता इस प्रांत के लोगों में क्यों इतनी अधिक है? तबादले पर कडप्पा आए नए इरिगेशन एंड पब्लिक वर्क्स इंजीनियर कृष्णा राव ने बातों के दौरान अपना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आप लोगों की तरह मीठी छुरी से गला रेतना मालूम नहीं है ना। पब्लिक में मर्दों की तरह से जो करता है करके दिखाते हैं। दीवानी मुकदमों को धीमी गति से चलाने और टालते रहने वाले तुम्हारे प्रांत वालों को कैसे मालूम होगा? कहकर वेंकट रेड्डी कृष्णा राव पर बिजली की तरह टूट पड़ा। कृष्णा राव सहम गया। उसने होठों से लगाए विस्की के गिलास को नीचे रख दिया और प्लेट से उठाए मांस के टुकड़े को प्लेट में ही छोड़ दिया। उसने वेंकट रेड्डी से इज्जतदार लोगों के लिए ये बात नहीं कही थी। उसका मतलब खूनियों से था। बातचीत के दौरान हाल ही में पुलिवेदला में सड़क के बीचों बीच भरी दोपहरी में हुए कत्ल का जिक्र आने पर बिना किसी मकसद के बस यूं ही कहा था। पार्टी में स्थित लोग जान पहचान के थे, इसलिए उसने कहा था। हालांकि बासी रेड्डी से उतना परिचय नहीं था, फिर भी वो उसके नीचे काम करने वाला था। रहे वेंकट रेड्डी और माधव, दोनों उसके सहपाठी थे। 2 साल तक उसके रूममेट में भी थे। इस घनिष्ठता के कारण ही उसकी जुबान फिसल गई थी। बस इतने से वेंकट रेड्डी ने भद्दे तरीके से बातें की। माधव और बासी रेड्डी ने हल्के से लिया, लेकिन वो पहले से ही मुंह फट था। वेंकट रेड्डी मुंह खोले तो भद्दी बातें बोलता था। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। 10-15 साल गुजर गए, पर वो वैसा का वैसा ही बना रहा। कृष्णराव सोच रहा था कि वेंकट रेड्डी को क्या जवाब दिया जाए। माधव ने हंसते हुए हस्तक्षेप किया, भाई फांसी देने से इलेक्ट्रिक्यूशन जिस तरह बेहतर है, उसी तरह खून करने से बेहतर मीठी छुरी से गला काटना है। ये बात सच है कि सिविल मुकदमे धीमी चाल से चलते हैं, किंतु लोगों को जिंदा तो रखते हैं। क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता है। फौजदारी के वकील की छत्र छाया में जूनियर के रूप में काम करने वाले तुम क्या सिविल मुकदमों की सभ्यता के बारे में जानोगे? माधव के तानों से वेंकट रेड्डी और गर्मा गया और गाली गलौच पर उतर आया। हाँ हाँ, मुझे क्या मालूम वो पैसों के प्रलोभन की सभ्यता की बात। काली मिट्टी की नालायक संतान हूं ना। फूटी कौड़ी के लिए बिस्तर गर्म करने वाली बेश्याएं कहाँ हैं? पैसों के लिए अपनी माँ बहन की लाश को गिरवी रखने वाले नीच कहाँ हैं? कृष्णराव का गुस्सा बढ़ रहा था। ऊपर से वो नशे में भी था। अपने गुस्से को नशे से कम करने के लिए उसने एक ही घूंट में गिलास की विस्की खाली कर दी। माधव ने व्यंग से वेंकट रेड्डी पर ताना कसा, जल्दी नहीं अरे, क्या तुम समझते हो कि हमारे पुण्य पाप से थोड़े पैसों के लिए बिस्तर गर्म करने वाली यहां नहीं है? जब भी पी लेते हो बेश्याओं के लिए तैयार हो जाते हो। क्या हमारे प्रांत काकीनाडा से उनका आयात करते हो? अभी माँ या छोटे भाई को गिरवी रखने के दिन नहीं आए। सोचते हो यदि अभी वे दिन नहीं आए हैं तो देखते रहना। तेरी काली मिट्टी की जमीन पर तुंगभद्रा का पानी बहने दे, 2-4 बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो जाने दे, तब जाकर तुझे पता चलेगा कि सभी झूठी जिंदगियां जी रहे हैं। सभी उसी पैसे के चक्कर में है, कोई आगे तो कोई पीछे। बस वेंकट रेड्डी का दम घुटने लगा। भद्दी गाली देने के लिए भी वो मुंह खोल न सका। बोतल में जो शराब बची थी उसे उड़ेल कर बिना सोडा मिलाए पी गया। बात को पलटने के उद्देश्य से कृष्णराव बनावटी हंसी चेहरे पर लाते हुए कहने लगा, वेंकट रेड्डी बिल्कुल नहीं बदला। लायला कॉलेज में पढ़ते समय जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। इस पर माधव ठाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अरे छोड़ो भी यार, वेंकट रेड्डी बदलने वाला आदमी नहीं है। अलग आंध्र प्रदेश की मांग करने के लिए आंदोलन के दौरान इसने तेलंगाना वालों को भद्दी भद्दी गालियां दी। ऐसी गालियां कि उसे
हम तुम सुन भी नहीं सकते, किसी भी प्रांत के लोगों से प्यारे नहीं है। मौका मिले तो वो अलग कड़प्पा की भी मांग कर बैठेगा। देश के लिए मंत्रिमंडल में न रहने वाले राजनेता जितने प्रधान हैं, उसी प्रकार इसके लिए प्रैक्टिस न करने वाले वकील भी देश के लिए उतने ही हानिकारक है। हमसे थोड़े समय के लिए ही होती है, किंतु अपनी आफत तो तुम जैसे लोगों से ही है। अगर असली आफत वास्तव में हमसे है तो तुम लोगों की गाली गलौज भरी सभ्यता मिट्टी में मिल जाएगी। माधव ने जोश में कहा, प्लीज इस बहस को यहीं पर रोकना अच्छा है। जरा जरा सी फुल्की मनोरंजक बातें करें। हम यहाँ मजे करने आए हैं, इसलिए आनंद पूर्वक समय बिताएं तो अच्छा। कृष्णा राव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अभी तक जो बहस चल रही थी उससे अपने को अलग रखने वाले बासी रेड्डी ने, जो कि ठेकेदार है, कृष्ण राव की गिलास को सावधानी से भरते हुए कृष्ण राव का समर्थन किया। उसके मन में डर था कि कहीं सोचा हुआ काम न बिगड़ जाए। यही बात मैं भी कहता हूं सर। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के लिए इन पार्टियों का आयोजन क्यों करना है? इस वेंकट रेड्डी को शराब की बू मिल जाए तो उसका सिर फिर जाता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। आप बुरा न मानिए सर, अदालत में इसको कोई काम नहीं रहता है। ऊपर से इस बीच ये गांव की पार्टियों में फंस गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं कब से इसे समझा रहा हूं कि मेरी तरह ठेकेदारी करके मैं तुम्हारा हिस्सा दूंगा। सुने तब ना, कम से कम तुम्हारे ई बनकर यहां रहने पर अब देखना है कि ये बदलता है या नहीं। खैर छोड़ दें इन बातों को। अभी तो एक पूरी की पूरी बोतल पड़ी है और स्पेशल चीजें भी है। जी भरकर मजा कर। अरे वेंकट रेड्डी, तुम जरा कम पीना यार, नशा चढ़ जाने पर तू आदमी भी पहचान तक नहीं पाता है। हमारा बासी रेड्डी चाहे जितना भी पी ले, उसे आदमी की पहचान रहती है और अपनी जरूरत की बातें वो भूलता नहीं है, कहकर माधव ने फप्ती कसी। वो माधव है ना सर, पढ़ पढ़कर उसका दिमाग फिर गया है। पता नहीं पढ़ाई के समय इन दोनों की कैसे इतनी बक बक झेलते रहे। वेंकट रेड्डी मुंहफट है और माधव उसे जानबूझकर उकसाता है। बासी रेड्डी की बातों को सुनकर कृष्ण राव को हंसी आ गई। तुम का संबोधन उसे खटकता था, लेकिन यहाँ आने के हफ्ते के अंदर ही उसे पता चल गया था कि यहाँ के लोग चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, तुम का ही संबोधन करते हैं। अतः हंसते हुए कहा, कहानी लिखने वालों का काम ही यही है। क्यों माधव, इस बीच क्या कोई किताब लिखी है? बहुत दिन पहले एक किताब भेजी थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। माधव उत्तर में केवल हंसा था। बासी रेड्डी ने पहले कहते हुए कहा, उसकी कहानियों को याद करें तो हम जी नहीं सकते सर। हम लोगों के बीच उठ बैठकर और खा पीकर हमारी ही कहानियां लिखता है। हमारा दोस्त है इसलिए बच गया, नहीं तो कभी का पिट चुका होता। ऊपर से हमारे कुल का है, इसकी कहानियों से हमें क्या लेना देना। इसके फालतू कहानियां पढ़कर बदल जाने वाला इस देश में कोई गधा नहीं है, इसलिए हम चुप रहे। यह भी क्या नहीं है रे, माधव ने कहा। वेल सेड, कृष्णराव ने समर्थन करते हुए कहा। कृष्णराव की ओर देखकर माधव ने कुछ नहीं कहा। बासी रेड्डी अब मुद्दे पर आया। उसके पुण्य प्रताप से यदि कोई न बदले तो हम बच जाएंगे सर। इस माधव को बदलना हमारे वश की बात नहीं है। इसके अपेक्षा वेंकट रेड्डी ही बेहतर है। उसे वेंकट रेड्डी के सिर पिरेपन सनकीपन को बदलना नहीं होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा भी नहीं। इसी के कारण उस चोर नाले की टेंडर लगाई थी। कम से कम तुम तो उसे समझाओ। काला कोट पहनकर शहर में मटर गश्ती करना नहीं तो गांव के झगड़ों में दखल देकर आफत मोल लेना या यूनाइटेड क्लब में रमी खेलना, यही काम है इसका। इस उम्र में जिंदगी भर की रोटियां का जुगाड़ न कर पाएगा तो आगे चलकर नून तेल का भी ठिकाना न होगा। भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। जमीन के भरोसे जीवन यापन करने के दिन लद गए। सच, बिल्कुल सच, 16 आने सच है। कृष्ण राव ने गंभीरता अपनी सहमति जताई।
इस भू सुधार कानून से बचने के लिए उसके परिवार को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, उसे याद हो आया। वेंकट रेड्डी ने धीरे से कहा, हर किसी को कमाने की इच्छा रहती है, लेकिन मार्ग दिखाए तब ना। सभी के ससुर तेरे ससुर की तरह धनवान थोड़े ही होते हैं। धनवान ससुर ही चाहिए क्या? तुम्हें क्या कमी है? पार्टी में नुकसान झेलना पड़ा, किंतु 100 एकड़ जमीन तो है। जान न्यौछावर करने वाले हमारे जैसे मित्र हैं। कृष्ण राव की ओर देखते हुए बासी रेड्डी ने काम की बात धीरे से कह डाली। कृष्ण राव ने खाली के गिलास को आगे बढ़ा दिया। बासी रेड्डी ने विस्की, सोडा और बर्फ के टुकड़ों से कृष्ण राव का गिलास भर दिया। इस मुकदमे की गुत्थी सुलझ जाए तो, वेंकट रेड्डी फुसफुसाया। कौन सा मुकदमा? कृष्ण राव ने कौतूहल से पूछा। कोई खास नहीं सर, खून का मुकदमा है, बासी रेड्डी ने उत्तर दिया। मुकदमे से संबंधित पूरा ब्यौरा पूछने की हिम्मत नहीं की कृष्ण राव ने। बासी रेड्डी ने बताना शुरू किया। सर, क्या आप समझते हैं कि इसमें खून करवाया था या नहीं? ऐसा नहीं है, बेचारे इसके छोटे भाई का खून हुआ है। गांव के झमेले और जमीन के कारण तकरार हुई है। कृष्ण राव ने वेंकट रेड्डी की तरफ सहानुभूति से देखा। वेंकट रेड्डी के चेहरे पर दुख की रेखाएं झलक रही थी। बासी रेड्डी ने कहना जारी रखा, छोटे भाई का इस तरह से गुजर जाना दुख की बात है सर, लेकिन इस बदले की भावनाओं का अंत कहां है? कहीं न कहीं रोके बिना तो नहीं रुकेगी ना। लेकिन मामला उकसाने वालों से ही पेचीदा बन जाता है। हमारे प्रांत में एक कहावत है, मुर्गे की लड़ाई में दाव लगाने वाले से बढ़कर पट्टे पर उकसाने वाले उस्ताद हैं। उकसाने वाले पार्टी के लीडरों को सोने नहीं देते हैं। इसके छोटे भाई के गुजर जाने से यही घर और गांव के ग्रुप का सहारा है। घर में औरतें और गांव में इसके दल वाले इसे कड़प्पा छोड़कर गांव आकर बस जाने को कहते हैं। हम जैसे लोग इसे वहां जाने से रोक रहे हैं। खून का मुकदमा चल रहा है। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई कि विपक्ष की पार्टी वाले समझौते के लिए तैयार हो रहे हैं। वे लोग भी हमारे ही लोग हैं। वे लोग 1 लाख रुपए देने को तैयार है। माधव धीमे से फुसफुसाया। हाँ, जो होना था सो हो गया, लेकिन वेंकट रेड्डी बदला लेना चाहता है। लेकिन इसका अंत कहां है? बासी रेड्डी ने प्रश्न किया। उन बदमाशों ने इतना किया तो क्या मैं चूड़ी पहनकर बैठा रहूं? वेंकट रेड्डी ने तैश में आकर कहा। अगर चुप नहीं रहना है तो जाकर जेल में या शमशान में बैठो, माधव ने निर्विकार भाव से कहा। बासी रेड्डी जी, जैसा कहा जाए वैसा करने में ही आपकी भलाई है। क्यों बेकार के झंझटों में पड़ना? चोर नाले वाले टेंडर पर विचार करेंगे, उस काम में भूल सकते हैं। कृष्ण राव ने बहुत ही सावधानी से वेंकट रेड्डी और बासी रेड्डी की ओर देखते हुए कहा, आपने अच्छी बात कही है सर। दूसरे पक्ष वाले मेरे संबंधी हैं। इसके लिए सभी गवाहों का मैंने बंदोबस्त कर लिया है। पुलिस वालों की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। बस आप एक बार न्यायाधीश कोटेश्वर राय जी से बात कर लें तो ये बात बन जाएगी। लेकिन बासी रेड्डी ने जाल फेंका। ये हमारे नजदीकी ही रिश्तेदार हैं, लेकिन थोड़ा विचित्र स्वभाव है इनका। कोशिश करते हैं कोई न कोई रास्ता तो अवश्य मिल जाएगा। माधव के वहां रहते विस्तार पूर्वक इस विषय में बात करना ठीक नहीं है। सोचकर कृष्ण राव ने माधव की ओर शंका भरी दृष्टि से देखा। माधव ने बात समझ ली। वो पार्टी में कबाब में हड्डी सा बन गया है। क्या करे, उसका स्वभाव ही वैसा है। इस प्रकार के माहौल से वो समझौता नहीं कर सकता। इस माहौल में आए बिना वो रह भी नहीं सकता। तुम और वेंकट रेड्डी ई के दोस्त हो। ई अगर इस मामले में हस्तक्षेप करे तो वेंकट रेड्डी इस झमेले से बच सकता है। पार्टी के लिए बुलाइए, पार्टी का खर्च मैं उठाऊंगा। दोस्तों के लिए ये काम करेंगे कि अगर बासी रेड्डी के ये कहने पर और हुआ ये। माधव को खुद से घृणा हुई। बाकी तीनों पर गुस्से से वो उबल पड़ा। सारे काम पूरे हो गए, अब बताओ। पूरे कड़प्पा के विक्रम बार काली मिट्टी वाली जमीन के वीर वेंकट रेड्डी इस पार्टी का इंतजाम करने के लिए बासी रेड्डी क्यों आगे आया?
तुम्हारे लिए ही ना। इस कृष्ण राव ने क्यों सहमति दी? 12 साल पुरानी हमारी दोस्ती के लिए ही ना। इस पार्टी में तुम क्यों शामिल हुए? तुम्हारे गांव की भलाई के लिए ही क्या? मैं यहां क्यों आया? कहानियां लिखने के लिए नहीं। जवाब दो रे। जवाब देने से हमें जिन सभ्यताओं पर गर्व है वो सब समझ में आ जाएगी। बताओ रे। वेंकट रेड्डी के मुंह से भद्दी भद्दी गालियों की बौछार होने लगी। वो उसे मारने के लिए आगे आया। गेट आउट कहकर जोर से चिल्लाया। माधव राव जी प्लीज लीव अस। कृष्ण राव ने उसका समर्थन करते हुए कहा। तुम यहां से जाओ, बासी रेड्डी ने जोर देकर कहा। माधव के मन में क्रोध, घृणा और आत्म करुणा उमड़ आई। वो बाहर चला गया। जेलस फेलो है वो। इतने दिनों तक मैं समझाता रहा कि कवि और वेश्याएं पार्टी में एंटरटेनमेंट करती हैं, पर छी मन को खराब करके चला गया। कृष्ण राव ने सुसंस्कृत तरीके से माधव को डांट लगाई। वे तीनों पीने में खो गए। नशे में धुत बासी रेड्डी की आंखों के सामने चोर नाले के ठेके और वेंकट रेड्डी के समझौते से आने वाली रकम घूम रही थी। कृष्ण राव के सुन्न हो जा रहे मन में चोर नाले का ठेका और वेंकट रेड्डी के खून के मुकदमे से मिलने वाली रकम को गिनते हुए गुदगुदी हो रही थी। वेंकट रेड्डी के कानों में शोर, कत्ल कर दिया गया छोटा भाई, समझौते मिलने वाले 1 लाख रुपए की खनक, मां और देवरानी की चित्कारें, रोना, कल्पना, पहले से ही बासी रेड्डी द्वारा प्रबंध की गई औरत के सुख के लिए रगों में हो रही हलचल और गुदगुदी, और बीच बीच में उन तीनों द्वारा मन से दूर करने की कोशिश करने पर भी आ धमकने वाले माधव के बेताल प्रश्न, खतरे के भाव।